नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आप इकोनॉमिक्स के इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? तो जो मौद्रिक नीति होती है भारत में, ये आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। हम आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो, रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट जो होता है, ये वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। आरबीआई ये वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। अल्पकालीन ऋण। तो इस पॉइंट को याद रखना है। फिर से क्या होता है, हमारा बैंक रेट होता है। तो आरबीआई क्या करता है, ये इसमें व्यापारिक जो बैंक होते हैं, इनको दीर्घकालीन ऋण देता है। ये दीर्घकालीन ऋण देता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में ये बैंक क्या होते हैं, आरबीआई को पैसा देते हैं और आरबीआई क्या करता है, इनको ब्याज देता है। यानी धन पर ब्याज मिलता है। जो बैंक होते हैं आरबीआई में अपना पैसा जमा करते हैं और आरबीआई क्या करता है, इनका धन पर कुछ ब्याज देता है, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। एक होता है CRR, कैश नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशो। यानी आरबीआई के पास नगद के रूप में कुछ जो बैंक होते हैं अपना कुछ पैसे को रखते हैं। आरबीआई के पास क्या होता है, कुछ पैसा रखना होता है बैंकों को। तो ये पॉइंट क्लास आपको याद रखना है। रिवर्स, देखिए पहला था रेपो रेट। रेपो रेट में आरबीआई जो वाणिज्य बैंक होते हैं उनको अल्पकालिक ऋण देता है। बैंक रेट में व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है, जो बैंक होते हैं आरबीआई में अपना पैसा जमा करते हैं और उन पर उनको वो जो पैसा जमा होता है उस पर ब्याज भी मिलता है। कैश रिजर्व रेशो, जितने भी बैंक होते हैं उनके जो आरबीआई होता है, बैंकों का कुछ पैसा 4% के आसपास रहता है ये, तो उसको अपने पास इसको रिजर्व में रखता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। रेपो दर क्या कहलाती है, ये आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, वो हमारा होता है रेपो दर कहलाती है। खुले बाजार की क्रिया किस वजह से संचालित की जाती है, आरबीआई के द्वारा। जितनी भी खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं ये आरबीआई के द्वारा संचालित की जाती है। बैंकों में एनपीए का पूर्ण रूप क्या कहलाता है, नॉन परफॉर्मेंस असिस्ट कहलाता है। ये कौन सी संस्था भारत में बैंकों का बैंक कहलाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक बोला जाता है। देखिए, एक पॉइंट को याद रखना है आपको, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको एनएसएसओ और किससे, सीएसओ के दोनों के सहयोग से एनएसओ को बनाया गया था। सीएसओ की स्थापना 1950 में 1951 में की गई थी और एनएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। ये क्या करता है, सीएसओ ये राष्ट्रीय आय की गणना करता था और एनएसओ क्या करता था, ये बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करता था। एनएसओ बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करता था, सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता था। अब इन दोनों को मिलाकर एनएसओ को बना दिया गया है। अब एनएसओ क्या करता है, जो भारत की राष्ट्रीय आय है जिसकी गणना करता है। कब से, 2015 से। एनएसओ कब एक्टिव हुआ, 2015 में। तो क्लास इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जीडीपी का
पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी का पूर्ण रूप कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? अभी हमने बताया था, एनएसओ के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसको एनएसएसओ और सीएसओ के मिलाकर बनाया गया था और ये 2015 से ये काम करता है ये, ठीक है। इसके लिए जो आधार वर्ष रखा गया है 2011 और 12 को रखा गया था। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को सह अस्तित्व क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें आयात और निर्यात न हो, उसको क्या बोला जाता है? बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। कल हमने अध्ययन किया था किस चीज़ का? जो भारत में औद्योगिक नीति आई थी। तो जो सबसे लास्ट की औद्योगिक नीति थी 1991 में, वित्त मंत्री कौन थे हमारे? मनमोहन सिंह थे ये। इन्होंने एक एलपीजी इस कंसेप्ट को लेके आए थे, ठीक है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उदारीकरण, वैश्वीकरण और ये निजीकरण। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय किससे निकाली जाती है? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है। उसके बाद भारत में बजट कौन पेश करता है? तो भारत में जो बजट होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको पेश किया जाता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है तो आयकर हो जाएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है ये, ठीक है। कुछ हम देख लेते हैं, समितियों का अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे महालोनिवस समिति। देखिए, महालोनिवस समिति ये 1960 में आई थी। ये आय के वितरण से संबंधित थी। ये वितरण से संबंधित थी ये। उसके बाद नरसिंह समिति ये 1991 में आई थी। ये वित्तीय सुधार से थी ये। उसके बाद राजा चलैया समिति, ठीक, ये भी 1991 में आई थी। ये कर सुधार से संबंधित थी। उसके बाद जानकी रमन समिति आई थी। ये कब आई थी? 1992 में आई थी। ये शेयर बाजार से संबंधित थी ये। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट समिति है जिसमें सुरेश तेंदुलकर समिति थी। ये कब आई थी? 2005 में आई थी। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में आई थी। ये गरीबियों का आकलन किया था इसने। उसके बाद हमारी महाजन समिति आई थी। उन्नीस से संबंधित थी। ये चीनी उद्योग से संबंधित थी। तो क्लास कुछ ये महत्वपूर्ण समितियाँ थी, तो अब इनको आप देख सकते हैं। महालोनिवस ये आय के वितरण से संबंधित थी। ये 1960 में आई थी। नरसिंह समिति वित्तीय सुधार से संबंधित थी। ये 1991 में आई थी। चलैया समिति ये कर सुधार से संबंधित थी। ये जानकी रमन ये शेयर बाजार से संबंधित थी, इसमें जो घोटाला होता है। सुरेश तेंदुलकर समिति
ये गरीबी का आकलन किया था इसने 2005 में। और महाजन समिति 1997 में आई थी, ये चीनी उद्योग से संबंधित थी। अगला प्रश्न है क्लास, राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार का कुल व्यय और गैर ऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। भारत में जीरो वेस्ट बजटिंग का जनक किसे माना जाता है? तो पीटर पायर को माना जाता है क्लास। ये मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? वस्तु की कीमत में निरंतर वृद्धि, इसे क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति बोला जाता है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? होल सेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक मूल्य सूचकांक, ये WPI का पूर्ण रूप कहलाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति संबंधित था खाद्यान्न उत्पादन में निरंतरता था। ये इसको 1966 में पहली हरित क्रांति को लाया गया था। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब और हरियाणा, ये इससे संबंधित थी। यहाँ पर मोटे अनाज, चावल और गेहूं से संबंधित थी। ये नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कृषि और ग्रामीण विकास के वित्त पोषण के लिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे आधुनिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है ये क्लास। दूध उत्पादन के मामले में भारत में कौन सा राज्य हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लास, योजना आयोग का स्थान कब किसने लिया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था। ठीक है, ये कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेके 56 तक थी ये, और ये कृषि पर आधारित थी। कृषि पर आधारित थी। इसको हेराल्ड मॉडल, इसका मॉडल क्या था? हेराल्ड था ये। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 में आई थी। ये महालोनिवस से संबंधित थी। ये महालोनिवस से संबंधित थी। इसके अंदर तीव्र औद्योगिकरण किया गया था। यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए गए थे, यानी भारी उद्योग लगाए गए थे यहाँ पर। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से लेके 1966 थी ये। इसके अंदर चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ये चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसके अंदर जो उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, इसका उद्देश्य था ये। ठीक है, श्वेत क्रांति कब आया था? तो श्वेत क्रांति को जो हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर लेके आया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है। 66 से लेके 69 तक ये क्या था? हमारा 3 वर्ष का योजना अवकाश था। ये 3 वर्ष का योजना अवकाश था 66 से लेके 69 तक। और यहीं पर क्या था? हरित क्रांति यहीं पर आई थी ये। तो क्लास इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम 5वीं योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। क्लास जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ये, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तीव्र और अधिक समावेशी विकास था इसके अंदर। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास था ये। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, तीव्र एवं धारणीय समावेशी विकास था। इसके अंदर धारणीय शब्द और जुड़ जाएगा। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से लेके 12 तक थी, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेके ये 17 तक थी। तो क्लास इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंदर गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 4 वर्ष तक कार्य किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है आपको। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेके 1979 तक थी, लेकिन कार्य कब तक किया था उसने? 1978 तक, 4 वर्ष तक ही चली थी। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जाता है। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, और जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी। छठी में कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का इसके अंदर नारा दिया गया था। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में थे। और गरीबी उन्मूलन ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में था। ये WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IMF का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। FDI का पूर्ण अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको क्या बोला जाता है? FDI। मुद्रा के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। अगर मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, इसका मतलब निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ये क्या ब्रिक्स में शामिल देश हैं सभी ये। भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? 1994 से लेके 95 के बीच में सेवा कर को लागू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 में इसको स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गंगा यमुना का जो दोआब है इसको चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो RBI। शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो सेबी के द्वारा शेयर बाजार को नियंत्रित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी क्लास आपको याद रखने हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस किस क्षेत्र के लिए था? तो छोटे उद्यमी और गरीबों के लिए वित्तीय सेवाएं देना, ये माइक्रो फाइनेंस का काम था। ये भुगतान संतुलन किन के बीच का रिकॉर्ड है? तो एक देश और शेष विश्व के बीच का लेन देन को क्या बोला जाता है? भुगतान संतुलन। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी थी? चाणक्य कौटिल्य से संबंधित थी अर्थशास्त्र पुस्तक। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।